हेलो दोस्तों, कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो एसएससी सीजीएल टीयर 2 के कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर रहने वाला है, जिसमें आज हम 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, आपको हर एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। और ये टेलीग्राम चैनल है कोडिंग शर्मा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से डाउट क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए दोस्तों, आज का ये सेट नंबर 5 है। अभी तक आप पिछले सेट को नहीं देखे हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, तो आप जरूर चेकआउट करें। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और साथ ही साथ कुछ थ्योरी कॉन्सेप्ट को भी हम डिस्कशन किए हुए हैं, तो उसको भी जाके जरूर चेकआउट करें। और कल संडे है, तो कल का एक नया प्लान है, जिसमें हम एमएस ऑफिस से रिलेटेड एमएस वर्ड का कंप्लीट कॉन्सेप्ट, थ्योरी कॉन्सेप्ट को हम डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद हम उससे रिलेटेड एमसीक्यू को भी लेके आएंगे, जिससे आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का ये पहला क्वेश्चन है, गिवन दी फॉलोइंग यूआरएल। एक यूआरएल दिया हुआ है http://codingsharma.com /70 हाइफन नहीं है, /path/2/myfile.html। ये एक यूआरएल दिया है, और इसमें इसमें से हमको पूछ रहा है कि www.codingsharma.com, 70 इसको क्या बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता दें यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है यूआरएल का, वो हम शुरू से बताते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का मतलब हो गया कंप्लीट एक एड्रेस होता है किसी भी डेटा को एक्सेस करने का इंटरनेट में, उसी को यूआरएल कहते हैं। तो ये जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये कंप्लीट यूआरएल है। इसी यूआरएल को हम सर्च बॉक्स में हम सर्च करते हैं ब्राउज़र पर, तो वहाँ से ये रिजल्ट हमको आउटपुट देता है सर्वर से लाके। अब इसमें देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ HTTP क्या है। HTTP इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म होता है। तो HTTP एक ऐसा कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है जो सर्वर से क्लाइंट के बीच में डेटा का आदान प्रदान करवाने का हेल्प करता है HTTP। और इसको कनेक्शन लेस हम इसीलिए बोले हैं, ये कनेक्शन लेस इसीलिए बोले हैं कि ये सर्वर से क्लाइंट का रिक्वेस्ट लेके सर्वर पर जाता है, सर्वर से जो रिस्पॉन्स होता है वो क्लाइंट को देता है ना, तो उस दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है ना, वो रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय कर देता है। अगली बार वही क्लाइंट फिर से एक नया एक्शन जनरेट करता है, तो वहाँ से उस सर्वर को ढूंढने के लिए फिर से सर्वर उस क्लाइंट को पहचान नहीं रहा होता है कि ये ओल्ड यूजर है या न्यू यूजर है। तो इसीलिए हमको कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल कहते हैं। अगर इसको डायग्राम के माध्यम समझाए, जैसे मान लीजिए क्लाइंट है और ये सर्वर है। इस क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट किया और सर्वर उसको रिस्पॉन्स किया, जो भी डेटा चाह रहा था उसको रिस्पॉन्स किया। इसमें मदद करने के लिए HTTP था, और इसे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होने के बाद इसके बीच का जो रिलेशन है वो रिलेशन को ख़त्म कर देता है। तो स्वाभाविक है, सर्वर किस क्लाइंट को डेटा दिया है सर्वर को खुद पता नहीं है। ठीक है, इसलिए HTTP को कनेक्शन लेस कहते हैं। और इसी कनेक्शन लेस के प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सेशन मैनेजमेंट करते हैं, जो हम आगे बताएंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ पर चलिए अब आते हैं www. सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, डोमेन। वेबसाइट का बनाने के लिए दो चीज़ करना होता है, एक डोमेन, दूसरा होस्टिंग। डोमेन का मतलब होता है एक ऐसा इंटरनेट में, इंटरनेट रिमोटली लोकेशन पर, इंटरनेट कह सकते हैं, मतलब रिमोटली लोकेशन का मतलब मेरे मशीन से बाहर किसी भी लोकेशन पर जब हम एक अपना नाम क्रिएट करते हैं, एक आइडेंटिफिकेशन जनरेट करते हैं, उसी को डोमेन कहते हैं। आपको डोमेन पता होगा .com, .in, .edu, .in तो हो ही गया, .co, .ac.in,
ठीक है, ac.in या .co.in, है ना, इस तरह से .org, .net, ये सब क्या है, डोमेन है। याद रखेंगे ये सब क्या है, डोमेन है। पूछा भी जा सकता है ये क्या है, डोमेन है। इसमें .com कॉमर्शियल है, कॉमर्शियल डोमेन। .in इंडिया के लिए कहते हैं, .edu एजुकेशन, है ना। इसी तरह और भी, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए .net है, इस तरह से कॉर्पोरेशन के लिए .co, इस तरह से है, ठीक है। तो ये इंटरनेट के लिए पर एक नाम क्रिएट करने के लिए, नाम जनरेट करने के लिए, जिससे आइडेंटिफिकेशन हो सके, उसके लिए डोमेन करते हैं। और डोमेन नेम क्या होता है, इस डोमेन के साथ जो हम एक नाम सेट कर दे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कोडिंग शर्मा, .com है। ये .com जो है ना, ये तो डोमेन हुआ, और इसके साथ एक नाम जुड़ गया तो ये कहलाएगा, कंप्लीट को हम कहेंगे डोमेन नेम। तो इसीलिए ये कंप्लीट .com तो एक नेम टाइटल दिया, और उस टाइटल का ये नाम हम दिए, सेट किए, तो ये डोमेन नेम कहलाता है। तो यहाँ से www क्या है, ये वर्ल्ड वाइड वेब है, जो एक इंटरनेट में ग्लोबली कहीं के डेटा को कहीं पर एक्सेस करने का फैसिलिटी देता है। ये www वही है जिसका इन्वेंशन टीम बर्नर्स लिंक किया था। और coding.com, ये यहाँ से यहाँ तक को हम डोमेन कहते हैं, डोमेन नेम कहते हैं। ये जो है ना, ये है डोमेन नेम। और साथ साथ 70 दिख रहा क्लोन के साथ, यहाँ पर ये क्लोन का मतलब ये हो गया, जो रेशियो का सिंबल होता है ना, उसको क्लोन बोलते हैं, क्लोन। तो ये जो इसके बाद जो 70 लिखा हुआ है ना, इसको हम कहते हैं पोर्ट नंबर, ठीक है, पोर्ट नंबर कहते हैं, ठीक है। और पोर्ट नंबर क्या होता है समझ लीजिए, कि एक ही सर्वर पर मोर देन वन वेब सर्वर हो, वेबसाइट हो, है ना, तो उसके लिए एक यूनिकली वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हम लोगों को पोर्ट नंबर सेट करना होता है। मान लीजिए एक मशीन पर बहुत सारा वेबसाइट है, बहुत सारा एप्लीकेशंस है, उसमें से किसी एक एप्लीकेशन को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम वहाँ पर एक पोर्ट नंबर होता है उसका, तो यही पोर्ट नंबर है, ठीक है। तो यही पूछा है, तो इसका जवाब हो जाएगा आपको डोमेन नेम और पोर्ट, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब www.com ये हो गया डोमेन नेम, और 70 जो है, 70 80 जो भी हो सकता है, वो हो गया पोर्ट नंबर, ठीक है। तो समझ गए। आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, आईपी एड्रेस होता है, हर एक सिस्टम का यूनिकली आइडेंटिफिकेशन होता है, ठीक है। सोर्स तो समझिए, जो मशीन रिक्वेस्ट भेजता है, जहाँ से रिक्वेस्ट चलता है, या कोई भी डेटा जब भेजा जाता है, जो जहाँ से भेजा जाता है, उसको सोर्स बोलते हैं। फाइल का नाम, जैसे यहाँ देखिए myfile.html, तो ये माई फाइल जो है ना, HTML फाइल का, ये फाइल का नाम है, ठीक है। और पाथ का मतलब एक एड्रेस, नॉर्मल पाथ कहते हैं, लेकिन इसका जवाब हो जाएगा डोमेन नेम और पोर्ट है। चलिए, अगर समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं, तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश इज ए सर्विस दैट अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू मेक देयर ऑन वेबसाइट। अगर हमको वेबसाइट बनाना हो खुद का, तो इसमें से किसका यूज करते हैं, वेब होस्टिंग, वेब सफरिंग, डोमेन होस्टिंग, लाइनेक्स होस्टिंग। देखिए, अब हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दे। वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए हम लोगों को इंटरनेट के अंदर दो चीज़ क्रिएट करना होता है, एक डोमेन जो हम अभी पीछे चर्चा किए हैं, और दूसरा होस्टिंग, डोमेन होस्टिंग, ये हमको क्रिएट करना होता है। डोमेन का मतलब एक नेम हो गया, एक आइडेंटिफिकेशन हो गया, आइडेंटिफिकेशन एक टाइटल हो गया, और डोमेन नेम क्रिएट करते हैं। होस्टिंग का मतलब हो गया स्टोरेज। आप कोई भी चीज़ तो नाम ले लिए, लेकिन उसको रखना है, उसमें फाइल फोल्डर जो भी है, वो इमेजेज, ये सब रखना है, तो उसके लिए हमें स्टोरेज लेना होता है। कंप्लीट को, डोमेन होस्टिंग के कंप्लीट को ही वेबसाइट होस्ट हो पाता है, जिसको हम वेब होस्टिंग कहते हैं, वेब होस्टिंग बोलते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा वेब होस्टिंग, ऑप्शन नंबर 1। वेब होस्टिंग ही एक ऐसा सर्विस है जो अलाउ करता है ऑर्गेनाइजेशन को अपना वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। और मैं बता दूं, थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं, कि वेबसाइट को बनाने के लिए हम लोग बेसिक लैंग्वेज जो है HTML, इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये कमांड एक क्यूरी बेस्ड लैंग्वेज, इसमें हम लोग क्यूरी एज अ टैग के फॉर्म में क्रिएट करते हैं। टैग को हम लोग जो एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो टैग हो गया। जैसे मान लीजिए H1, ये एक तरह का टैग है जो हेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और भी ढेर सारा टैग है, ठीक है। वेब सर्फिंग का मतलब हो गया कि वेब पर जो हम लोग विजिट करते हैं, वो चीज़ हो गया डोमेन होस्टिंग।
डोमेन होस्टिंग का ये अलग अलग चीज़ होता है, लेकिन दोनों का कंप्लीट जो होता है वो होता है वेब होस्टिंग, जो सर्वर हम रखते हैं, और लाइनेक्स होस्टिंग जो लाइनेक्स कमांड बेस्ड जो हम होस्टिंग करते हैं वो लाइनेक्स होस्टिंग हो गया। चलिए सारा ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग यूज टू क्रिएट हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन अ वेब पेज। देखिए इसमें से कह रहा है कि निम्न में से किस HTML टैग का उपयोग जो है ना वेब पेज पर क्षैतिज रेखा बनाने के लिए करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन इसको बोलते हैं। देखिए ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये वर्टिकल लाइन है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए हम लोगों को HTML जो है उसमें हम लोग को एच आर टैग लगाते हैं। H फॉर हॉरिजॉन्टल, R फॉर रो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए HR टैग यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन दे देता है जहाँ पर भी टैग लगाते हैं। ये टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसका कोई दूसरा क्लोजिंग नहीं है। देखिए सेल्फ क्लोजिंग का मतलब जैसे मान लीजिए कि H1 टैग है, अब इसके अंदर जो भी चीज़ हम लिखते हैं फिर से हमको H1 को क्लोज करना होता है फॉरवर्ड स्लैश लगा के। ये खुला था बंद हुआ, लेकिन H1 सेल्फ क्लोजिंग करने का मतलब हो गया कि इसका अपना ही क्लोजिंग है, इसका कोई दूसरा क्लोजिंग नहीं है। तो यही हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए HTML में HR टैग लगाते हैं। यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखिए, TR टैग लगाते हैं कि अगर हमको HTML में टेबल क्रिएट करना होता है, टेबल का क्या, टेबल का रो क्रिएट करना होता है तो हम TR टैग यूज करते हैं। ठीक है, और ये सब कोई टैग है नहीं, ठीक है, क्योंकि HTML प्री डिफाइंड टैग देता है, तो इसमें कोई ये 2 प्री डिफाइंड टैग नहीं है। 2 प्री डिफाइंड टैग तो बता दियो, इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ब्लूटूथ इज एग्जाम्पल ऑफ। ब्लूटूथ जो है हम लोग के फ़ोन में होता है, जो ब्लूटूथ खोल के दूसरे फ़ोन को हम अटैच करते हैं, हेडफोन या कुछ भी अदर डिवाइसेज, स्पीकर, ये सब को अटैच करते हैं। तो ब्लूटूथ किस तरह का एग्जाम्पल है, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क। मैंने नेटवर्क के बारे में बता दिया था पिछले वीडियो में भी, थोड़ा सा हम रिवाइज करवा दे। नेटवर्क जो है ढेर सारा टाइप का होता है, अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं, लोकेशन, अकॉर्डिंग टू एरिया नेटवर्क को बांट दिया गया है। सबसे पहला सबसे छोटा नेटवर्क होता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। मतलब ब्लूटूथ जो है हम ओपन करते हैं अपने फ़ोन से, दूसरे फ़ोन को कनेक्ट करते हैं, दूसरे लैपटॉप कनेक्ट करते हैं, दूसरे डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं अपने एक शॉर्ट रेंज में। तो यही पर्सनल एरिया नेटवर्क है खुद का। ठीक है, उसके बाद जैसे वाईफाई भी है, वाईफाई भी पर्सनल एरिया नेटवर्क के ही आएगा, उससे हम कनेक्ट करते हैं। उसके बाद होता है लैंड, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये क्या होता है, एक बिल्डिंग या 1 से 2 बिल्डिंग, इसके लिए हम 1 किलोमीटर के रेंज में हम लैंड नेटवर्क क्रिएट करते हैं, जिसमें जो भी रिसोर्सेस होता है उस रिसोर्स को शेयर करने के लिए यूज करते हैं। प्रिंटर, स्कैनर, ये सब को शेयर करने के लिए हम लैंड नेटवर्क बनाते हैं। लैन से बड़ा रूप होता है मैन, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, जो बहुत सारे लैन को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और मैन से भी बड़ा होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जो क्या करता है, पूरे देश को आपस में, पूरे मेट्रोपोलिटन माने हर एक शहर को एक जगह अटैच करने का काम करता है, जिससे हम कहीं भी बैठे हुए कहीं के डेटा को कहीं से एक्सेस कर लेते हैं। हम पैन से भी बैठे हुए हम बैन के डेटा को एक्सेस करें, क्योंकि सारा एक दूसरे से अटैच्ड होता है। तो यही होता है इसका, ब्लूटूथ हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेम एरिया ऑन अ डिस्क दैट इज यूज्ड टू स्टोर रिलेटेड सब फोल्डर एंड फाइल्स। देखिए सबसे पहले हम लोगों के हार्ड डिस्क, जब हम हार्ड डिस्क या कोई भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, कोई भी सेकेंडरी स्टोरेज SS, हम हार्ड डिस्क का ही नहीं बात करें, कोई भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होता है, कोई फाइल को रखने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले फोल्डर क्रिएट करना होता है। फोल्डर से ही पहले डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, डायरेक्टरी फोल्डर ही होता है। और फोल्डर के अंदर 2 चीज़ हो सकता है, एक होता है फाइल, फोल्डर को डायरेक्टली फाइल रख सकते हैं, या फोल्डर के अंदर दूसरा सब फोल्डर रख सकते हैं। ठीक है, सब फोल्डर का मतलब उसके अंदर का एक फोल्डर, उसके अंदर फाइल रख सकते हैं, उसके अंदर भी कोई फोल्डर। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया यही स्ट्रक्चर है, क्या कहते हैं, फाइल फोल्डर को रखने के लिए हम लोग को फोल्डर बनाना पड़ता है। ठीक है, तो फोल्डर के अंदर फोल्डर रहेगा या फोल्डर के अंदर फाइल भी रख सकते हैं, ये चीज़ है। तो आप समझ सकते हैं। डेस्कटॉप क्या होता है कि कंप्यूटर का या लैपटॉप का कोई भी उसको जब हम ऑन करते हैं, जो सबसे पहला स्क्रीन आता है उसी को डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, सफारी जो है एक वेब ब्राउज़र है, याद रखेंगे, सफारी एक एप्पल के कंपनी का ये वेब ब्राउज़र है। मेनू का मतलब हो गया ढेर, GUI
बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में, जीयूआई एप्लीकेशन में हम लोगों को कुछ ऑप्शंस अवेलेबल दिखता है आइकन के फॉर्म में। जिस आइकन को हम सिलेक्ट करते हैं और वर्क करते हैं वही तो मेनू होता है। ढेर सारा ऑप्शन अवेलेबल दिखता है आपको, जो भी मेनू ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, वही तो मेनू है, ठीक है। लेकिन इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डैश ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्म बाय अ जनरल कंप्यूटर। इनमें से कौन सा ऑपरेशन जो है जनरल कंप्यूटर मतलब पर्सनल कंप्यूटर नॉर्मल जो है वो परफॉर्म नहीं करता है। हम लोग जो यूज करते हैं पर्सनल कंप्यूटर पीसी ही है। तो इसमें देखिए प्रोसेसिंग, क्या प्रोसेसिंग करता है? करता है। थॉटफुल, कंट्रोलिंग, स्टोरिंग। देखिए मेरा कोई भी कंप्यूटर होता है वो प्रोसेस तो करेगा ही करेगा, स्टोर करेगा ही करेगा, और कंट्रोलिंग डेटा का आदान प्रदान करेगा ही करेगा। लेकिन थॉटफुल मतलब उसके पास ब्रेन नहीं है कि वो कुछ सोचे। जैसे ह्यूमन कोई चीज़ को उस ह्यूमन को बताए भी नहीं, लेकिन वो खुद का दिमाग लगाता है, सोचता है कि ये चीज़ होगा कैसे, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर ऐसे सोचता नहीं है। कंप्यूटर में हम जितना इंस्ट्रक्शन दे के रखे होते हैं उतना ही कंप्यूटर काम करता है। लेकिन आज के डेट में जो 5th जनरेशन कंप्यूटर जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट जो आया है और अभी उस पर डेवलपमेंट चल रहा है, उसमें क्या है साइंटिस्ट लगा हुआ है कि कंप्यूटर के पास भी ऐसा हम टेक्नोलॉजी लगाएं जो कंप्यूटर सोचने का कैपेसिटी हो। लेकिन अभी नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर जो थॉटफुल नहीं होता है, सोचने की कैपेसिटी नहीं होता है। लेकिन सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करें उसमें कॉन्सेप्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है। तो इसका जवाब हो जाएगा थॉटफुल मतलब पर्सनल कंप्यूटर पीसी में सोचने का कैपेसिटी नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन चैनल सिग्नल्स कैन बी ट्रांसमिटेड बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम। देखिए क्या कहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक मशीन है, ठीक है, ये मशीन है सेंडर, ठीक है, और सेंडर या सेंडर है मान लीजिए सपोज करते, फिर ये क्या एक दूसरा मशीन है, ये रिसीवर है। अब क्या है, ये सेंडर जो है ना ये एक रिक्वेस्ट को इसको सेंड किया, अब क्या है ये वापस इसको भेजता है। माने एट ए टाइम हर एक मशीन सेंडर भी होता है और रिसीवर भी होता है। यहाँ पर ये रिसीवर, देखिए अब ये इसको भेजा, मतलब ये लिया और डेटा को और फिर वापस इसको भेजा, माने दोनों मशीन एक दूसरे एक एट ए टाइम सेंडर और रिसीवर दोनों है। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या होता है सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है। जैसे देखिए ये क्या हुआ, कोई डेटा को भेजा, अब ये मशीन उस डेटा को रीड किया या उसको सुना, उसको समझा और तब जाके इसको जवाब दिया। ऐसे सिग्नल ट्रांसमिशन को हम सिंप्लेक्स कहते हैं। सिंप्लेक्स कहते हैं, सिंप्लेक्स माने इसका जवाब हो जाएगा सिंप्लेक्स, मतलब गया और जाके उसको डेटा को क्या किया, रीड किया, समझा, तब जाके उसका जवाब दिया, ये हो गया सिंप्लेक्स। एक दूसरा कम्युनिकेशन देखिए, जैसे यहाँ पर है ये सेंडर भेजा इसको और उसी समय ये क्या हुआ, आप उसको इसको मतलब सिंप्लेक्स, सॉरी दोस्त ये सिंप्लेक्स नहीं होगा, यहाँ पर ये चीज़ सिंप्लेक्स नहीं होगा। एक बार मैं इसको थोड़ा सा करेक्शन कर दूँ, इसको कहते हैं हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, ठीक है। ये देखिए मतलब सेंडर और रिसीवर हो, मतलब डेटा सिर्फ हम भेज सकते हैं, मुझे डेटा नहीं मिलेगा तो कहलाएगा सिंप्लेक्स, ठीक है। एक ही और का मतलब सीधे डेटा भेजे और वो हमको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा सीधे सीधे, तो वो हो गया सिंप्लेक्स। लेकिन हाफ डुप्लेक्स क्या है, वो हम इसको सेंड किए, फिर वो रीड किया, अंडरस्टैंड किया, फिर उसको वापस हमको भेजा। मतलब जिस समय भेज रहे होते हैं उस समय ये सुन रहा होता है, वेट कर रहा होता है मशीन, तो वो कहलाता है, फिर उसका जवाब देता है, तो उस समय हम वेट कर रहे होते हैं, तो हाफ डुप्लेक्स है। और इस समय क्या सेंडर सेंड कर रहा होता है, उसमें वेट करके वो रिसीव करता है और कोई भी चीज़ भेजता नहीं है, वो सिंप्लेक्स हो गया। और एक होता है फुल डुप्लेक्स, वो देखिए अब क्या है कि वो जिस समय कोई एक मशीन दूसरे को भेज रहा होता है ना, उसी समय वो सुन भी रहा होता है, माने दोनों तरफ कम्युनिकेशन, बोथ डायरेक्शन एट ए टाइम, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं, एट ए टाइम क्या कहते हैं, एट ए टाइम बोथ डायरेक्शन में अगर डेटा सिग्नल भेजा जाता है तो वो कहलाता है फुल डुप्लेक्स। इसको हम फुल डुप्लेक्स बोलेंगे, ठीक है, फुल डुप्लेक्स है।
और जैसे फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है कि हम टेलीफोन पर बात करते हैं तो हम बोल रहे होते हैं, सुन रहा होता है, उधर से भी बोल रहा होता है, मतलब दोनों तरह का एट ए टाइम सेम कम्युनिकेशन सिग्नल का ट्रांसमिट होता है। माने हम बोलते हैं, वो सुनता है, वो जवाब उस समय देता भी रहता है, साथ साथ दोनों काम होता है, तो वो कहलाता है फुल डुप्लेक्स, दोनों तरफ दोनों डायरेक्शन में सिग्नल होगा। तो ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन का जवाब देखिए, यहाँ क्या था, विच ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल सिग्नल्स कैन बी ट्रांसमिटेड बिटवीन अ सोर्स एंड डेस्टिनेशन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में होगा तो उसको हम फुल डुप्लेक्स कहते हैं। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में ही होगा, एक ही डायरेक्शन में, तो सिंप्लेक्स हो गया। और हाफ डुप्लेक्स का मतलब बोथ डायरेक्शन में होगा बट एक टाइम नहीं, अलग अलग टाइम में, तो वो कहलाएगा हाफ डुप्लेक्स। इसका जवाब ये हो गया। अगला चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑक्टल नंबर। देखिए ऑक्टल नंबर, सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको हम रिवाइज करवा दें। नंबर जो है ना 4 टाइप का होता है बेसिक कंप्यूटर के अंदर, वो है, एक है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर 0 और 1 होता है, जिसका बेस होता है 2। बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है। बाइनरी से बड़ा होता है ऑक्टल नंबर, जिसका बेस होता है 0 से लेके 7 तक, और इसका बेस होता है 8। और उसके बाद उससे बड़ा नंबर होता है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर जो 0 से लेके 9 तक होता है, मतलब इसका बेस जो होता है वो 10 होता है। उसी तरह हेक्सा डेसिमल नंबर, ये 0 से लेके 9 तक कैपिटल A B C D E F यहाँ तक होता है। इसका हेक्साडेसिमल नंबर का बेस जो होता है वो 16 होता है। ठीक है, अब देखिए ऑक्टल नंबर कहाँ से होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नहीं, 6 तक ही, 7 तक ही होता है। ठीक है, तो यही होता है, यही नंबर मिलेगा तो वो कहलाएगा ऑक्टल नंबर। देखिए 8 पुर जाएगा, ये जोड़ के देखिए ऑक्टल नंबर है। ठीक है, हम नंबर सिस्टम पर भी क्वेश्चन लेकर आए कंप्यूटर के अंदर कि कैसे कन्वर्सेशन करते हैं बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल डेसिमल, अगले वीडियो में देखेंगे। अभी समझ लेंगे कि इस तरह के नंबर फॉर्म करेगा तो वो कहलाएगा ऑक्टल नंबर। तो देखिए इसमें 1 2 6 है, 2 3 9, 9 तो है कहाँ, नहीं है, तो ये ऑक्टल नंबर नहीं होगा। ठीक है, 5 4 5 6 है, इसमें 0 2 5 4 है, तो इसमें ऑक्टल नंबर ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ऑक्टल नंबर नहीं है। अगर डेसिमल नंबर कहेंगे तो सॉफ्ट डेसिमल नंबर है। ठीक है, क्योंकि डेसिमल 0 से लेकर 9 तक होता है। हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, मैथ में जो नंबर यूज करते हैं डेसिमल नंबर ही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट की लिंक्स रिकॉर्ड फ्रॉम अ वन डेटाबेस टेबल टू अ रिकॉर्ड और रिकॉर्ड्स इन अनदर डेटाबेस टेबल। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, डेटाबेस टेबल। सबसे पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दें कि डेटाबेस होता क्या है। डेटाबेस एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो अपने में परमानेंट बेसिस पर डेटा को स्टोर करने का फैसिलिटी देता है, और डेटा एक शेयरिंग, डेटा को शेयर करने का फैसिलिटी देता है। डेटाबेस बीच में, जैसे मान लीजिए कि ये डेटाबेस है, और ये डेटाबेस से जो भी सेंट्रलाइज एप्लीकेशन जुड़ा होता है वो अपना डेटा को ये एक्सेस करता है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए यहाँ पर भी एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मतलब यहाँ वेबसाइट सॉफ्टवेयर मानते हैं। तो ये एक सेंट्रलाइज एक डेटाबेस है, और इस डेटाबेस से जितने भी एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन इससे जुड़ के अपना डेटा एक्सेस करता है। जैसे हम लोग किसी भी क्या कहते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हम एक वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, मान लीजिए एसएससी का www.ssc.nic.in कुछ इस तरह से है कि .ssc.com या कुछ भी, वो वेबसाइट उस सर्वर पर रखा हुआ है डेटाबेस में। अब क्या है कि हम उसको किसी भी एप्लीकेशन से हम वेबसाइट अपने मशीन में से एक्सेस कर लेते हैं, कोई दूसरा यूजर अपने एक्सेस करता है, फॉर्म भरता है, तो उसका डेटा उस वेबसाइट के माध्यम से जाते हुए सर्वर पर पहुंचते हुए वो डेटाबेस में स्टोर होता है, और वहाँ से डेटा शेयर होता है। डेटाबेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो अपने में परमानेंट बेसिस पर डेटा को स्टोर करता है और साथ साथ शेयरिंग का फैसिलिटी देता है। ठीक है, वो डेटाबेस कहलाता है। और डेटाबेस एक इन्वायरमेंट होता है जिसके अंदर डेटा होता है। लेकिन डेटाबेस में डेटा डायरेक्टली डेटाबेस में नहीं होता है। डेटाबेस के अंदर ढेर सारा फाइल होता है। ठीक है, और फाइल में भी डेटा नहीं होता है, फाइल के अंदर टेबल होता है, उस टेबल में डेटा होता है, और टेबल में दो चीज़ होता है, एक रो, दूसरा कॉलम।
और डेटा टेबल के कॉलम में होता है, यहाँ डेटा अवेलेबल होता है। अब कैसे होता है हमें उसके बारे में बताएंगे तो फिर क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, डेटाबेस में डेटा को रखने के लिए हम लोगों को टेबल क्रिएट करना होता है, टेबल बनाना होता हो, क्योंकि जो भी हम लोग डेटा यूज करते हैं RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा होता है टेबल के फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। इस तरह से ये टेबल होगा, ठीक है। और टेबल में आपको पता है कि रो और कॉलम होता है। यहाँ देखिए ये टेबल है, यहाँ पर मैंने बताया है देखिए 1 2 3 4 5 रो बनाए हैं, 1 2 3 4 कॉलम, ये 5 रो 4 कॉलम का है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक स्टूडेंट का टेबल है, ये टेबल एक स्टूडेंट अपना फॉर्म भर रहा है उसका टेबल है, तो स्टूडेंट का ID होगा, स्टूडेंट का नेम होगा, एड्रेस होगा, कॉन्टेक्ट नंबर होगा। तो मान लीजिए कि ID देते हैं 101, नाम देते हैं ABC, एड्रेस देते हैं मुजफ्फरपुर, कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट एक रिकॉर्ड कहलाता है, इसको हम फील्ड बोलते हैं, इसको फील्ड नहीं बोलेंगे, इसको रिकॉर्ड बोलते हैं। और ये एक ID का ही कंप्लीट यहाँ जो है ये फील्ड है, ये है फील्ड जो ID के लिए कंप्लीट फील्ड है, ये नेम के लिए फील्ड है, ये एड्रेस के लिए फील्ड है, ये एडी के लिए। और ये कंप्लीट एक रो को हम कहते हैं रिकॉर्ड, जिससे एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड फाइंड आउट होता है। अब जैसे मान लीजिए एक और टेबल है, अब देखिए पहले एक दूसरा टेबल बनाने से पहले देखिए कि इस टेबल के अंदर ID जो है ना यूनिक होता है, क्योंकि स्टूडेंट का रोल नंबर, ID, रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिकली होता है, जो किसी दूसरे से मैच नहीं करता है। तो वैसे यूनिकली आइडेंटिफिकेशन रिकॉर्ड को हम, फील्ड को हम प्राइमरी की बनाते हैं, प्राइमरी की बनाते हैं, जिससे एक स्टूडेंट को, एक यूजर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो प्राइमरी की हम उस रिकॉर्ड को बनाते हैं, उस टेबल को बनाते हैं, फील्ड को बनाते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफिकेशन जिससे हो सके। नेम को हम प्राइमरी की नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नेम से किसी भी व्यक्ति को एक्सेस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक नाम का यूजर एक से ज़्यादा हो सकता है। एड्रेस से भी नहीं कर सकते, कॉन्टैक्ट नंबर से भी नहीं कर सकते, प्राइमरी को करते हैं, ठीक है। एक होता है कैंडिडेट की, ऑप्शन में अभी देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर प्राइमरी की, प्रिंसिपल की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, सबको बताते हैं। देखिए कैंडिडेट की का मतलब होता है कि वैसा की जिससे किसी वैसा फील्ड, वैसा जिससे किसी कैंडिडेट का पहचान होता है, किसी जिससे यूजर का आइडेंटिफिकेशन होता है। तो ID से भी हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, मोबाइल नंबर भी यूनिकली होता है तो उससे भी कर लेते हैं, ईमेल ID से भी आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। तो ये सब कैंडिडेट की कहलाता है। अब देखिए एक टेबल से दूसरे टेबल में जब रिलेशनशिप करना होता है, मान लीजिए स्टूडेंट का ये फीस का है टेबल, स्टूडेंट का ये फीस का टेबल है, इसमें स्टूडेंट का ID, यहाँ पर नेम और यहाँ पर फीस। मान लीजिए कि ID में 101, नेम दिए ABC और यहाँ फीस दे देते हैं 10,000 रुपया। तो इस टेबल के देखिए, इस टेबल के ID से इस टेबल के ID एक दूसरे से जब जोड़ देते हैं, क्योंकि सेम टेबल, दोनों टेबल में वैसा फील्ड एक कॉमन हो, इसमें भी प्राइमरी की हो और इसमें भी ID प्राइमरी की होगा, तो दूसरे टेबल को हम प्राइमरी की न बना के उसको हम फॉरेन की बनाते हैं, फॉरेन की बनाते हैं। और फॉरेन की का मतलब समझ में आता है कि बाहर का। तो मतलब इस टेबल का रिलेशनशिप इस टेबल से जब जोड़ते हैं, जिससे इस टेबल का डिपेंडेंसी इस टेबल से हो जाए, मतलब इस टेबल में वही स्टूडेंट जो है फीस पे करेगा जिसका एडमिशन है, ठीक है। ये एडमिशन का रिकॉर्ड टेबल था और यहाँ पर स्टूडेंट का फीस का टेबल था, तो उसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड फी लेंगे जो इसमें अवेलेबल है, तो इसको इससे जोड़ देते हैं, तो उसी को फॉरेन की कहते हैं, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज की रिकॉर्ड फ्रॉम वन डेटाबेस टेबल टू अ रिकॉर्ड ऑफ अनदर डेटाबेस टेबल। तो उसके लिए हम लोग को क्या बनाना पड़ता है, फॉरेन की बनाना पड़ता है, ठीक है। एक डेटाबेस टेबल को दूसरे टेबल से रिलेशनशिप करने के लिए हम लोग फॉरेन की बनाते हैं। फॉरेन की का मतलब हो गया कि एक टेबल के अंदर वैसा रिकॉर्ड जो प्राइमरी की है, दूसरे टेबल में वैसा रिकॉर्ड जो प्राइमरी की है बन सकता है। तो इस टेबल को इस टेबल से जब जोड़ना होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का टेबल, जैसे स्टूडेंट का टेबल, स्टूडेंट के फीस का टेबल, दोनों में जोड़ने के लिए हम लोग को उस टेबल के प्राइमरी की को हम फॉरेन की बनाते हैं, जिससे दोनों टेबल आपस में जुड़ जाता है, जिससे हम फी जब पे करने जाते हैं तो उस स्टूडेंट का फी हम ले पाते हैं जो स्टूडेंट मेरे यहाँ रजिस्टर्ड है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला है वेब कैम इज एग्जाम्पल ऑफ। देखिए आपको वेब कैम जो है ना, ये कैसा एग्जाम्पल, वेब कैम इनपुट डिवाइस है। आपको इनपुट डिवाइस के बारे में बताए हैं कि इनपुट डिवाइस जिस डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में डेटा,
इनपुट होता है, आता है, उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। कौन कौन सा इनपुट डिवाइस है देख लीजिए, माउस, ठीक है, कीबोर्ड, उसके बाद जॉयस्टिक, ठीक है, उसके बाद लाइट पेन, जिस पेन के माध्यम से हम लिख पा रहे हैं, स्कैनर, ठीक है, उसके बाद स्कैनर हो गया। उसके बाद अब ये और भी है, जैसे मान लीजिए वेब कैम, उसके बाद माइक, माइक्रोफोन, ठीक है, बारकोड रीडर, माइक हो गया, बारकोड रीडर, इस तरह से और भी है, जो ये सब इनपुट डिवाइस है जिसके मदद से कंप्यूटर में हम डेटा इनपुट करते हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग डिवाइस में आ जाएगा सीपीयू, जिसमें एएलयू और सीयू दोनों हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस में आ जाएगा आपका मॉनिटर, प्रिंटर, है ना, उसके बाद स्पीकर, ये सब आउटपुट डिवाइस, प्रोजेक्टर, ये सब आउटपुट डिवाइस का, प्लूटर भी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इसका ये जवाब हो जाएगा वेब कैम एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि वेब कैम से माध्यम से ही अभी है मेरा जो पिक्चर आपके सामने दिख रहा है, ये वेब कैम से ही दिख रहा है। हम वहाँ पर आपको वेब कैम से मेरा पिक्चर इनपुट हो रहा है उस कंप्यूटर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11, डैश इज ए कलेक्शन ऑफ ए सर्किटरी फंक्शंस दैट टुगेदर मेक्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर के अंदर सीपीयू होता है, जिसको ब्रेन कहते हैं। सीपीयू को क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि यहीं से सारा काम, सारा प्रोसेसिंग होता है। और इस सीपीयू के अंदर सबसे जो मेन सर्किट होता है, मेन सर्किट होता है, वो मेन सर्किट कहलाता है मदर बोर्ड, ठीक है। ये मदरबोर्ड मेन सर्किट होता है, जिसके अंदर कंप्यूटर के अंदर जितने भी डिवाइसेस लगे होते हैं, जितने भी हार्ड ड्राइव कंपोनेंट है, सारा उस मदरबोर्ड से कनेक्टेड होता है, वायर के माध्यम से और एक्सपेंशन बोर्ड के माध्यम से कनेक्टेड होता है और वहां से काम करता है, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा मदरबोर्ड, ठीक है। चलिए अगला, देखिए यहाँ पर मदरबोर्ड का कुछ आपको डायग्राम दिख रहा है, इसी तरह का मेन सर्किट है जिस सारा डिवाइस जो रहता है। आपको मैं बता दूं, ये पीला वाला जो आपको भाग दिख रहा है ना, ये है प्रोसेसर, जो इंटेल का प्रोसेसर होता है, AMD प्रोसेसर होता है, यही प्रोसेसर है। यहाँ पर प्रोसेसर अटैच होता है ना, i5, i7, है ना, उसके बाद i3 डुअल कोर, ये सब पेंटियम का, ये सब यहाँ पर ये प्रोसेसर जुड़ा होता है, जिसमें फैन भी इसके ऊपर लगा दिया जाता है, जिससे ये कूलिंग करने के लिए, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा इधर चलते हैं, तो ये देखिए कुछ रैम स्लॉट है। यहाँ पर क्या है, रैम को कनेक्ट किया जाता है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो प्राइमरी मेमोरी है, वर्किंग मेमोरी, जिसको यहाँ पर इस स्लॉट के माध्यम से उसको हम अटैच कर देते हैं सीधे सीधे, ठीक है। उसके बाद इधर चलिए कुछ सॉकेट उकेट है। देखिए यहाँ पर ये कुछ PS2 इस तरह का गोल वाला सॉकेट है, जिसमें माउस कीबोर्ड पहले आता था, इस तरह से उसमें कनेक्ट करते हैं। ये USB पोर्ट है, आज की डेट में USB पोर्ट जो है, जिसको हम जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि माउस, USB माध्यम, माउस, प्रिंटर नहीं, माउस को, कीबोर्ड को, इस सब को हम, USB पोर्ट है तो इसमें हम पेन ड्राइव को भी कनेक्ट कर लेते हैं इसके माध्यम से। पहले ये गोल वाला आता था, इस तरह से PS2 पोर्ट था, इससे हम कनेक्ट करते थे, ठीक है। उसका देखिए यहाँ पर कुछ सीरियल पोर्ट है, ठीक है। ये सीरियल पोर्ट जो होता है ना, ये यहाँ देखिए सीरियल पोर्ट, इस सीरियल पोर्ट के माध्यम से हम लोग यहाँ से क्या कहते हैं, अटैच करते हैं। क्या अटैच करते हैं, तो यहाँ से हम प्रिंट, मॉनिटर, ये सब चीज़ अटैच करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये है पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट के माध्यम से हम लोग प्रिंटर, ठीक है, ये प्रिंटर हमको, प्रिंटर हुआ, स्कैनर नहीं, प्रिंटर को अटैच करते हैं खास करके इसमें, क्योंकि प्रिंटर अटैच करने का मतलब हो गया इससे डेटा आउटपुट हो रहा है, मतलब इस पोर्ट के माध्यम से सिर्फ डेटा निकलेगा, इसमें इन नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर ये लैन पोर्ट है, ठीक है, यहाँ से समझ सकते हैं। यहाँ से एक्सपेंशन स्लॉट है, जिसमें एक्स्ट्रा कुछ ये अटैच करना, ग्राफिक कार्ड, ये सब अटैच करते हैं। तो ये सब कुछ माउस का, मदरबोर्ड का ये डायग्राम था, पिक्चर था, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो मेन सर्किट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू पावर पॉइंट शो। पावर पॉइंट शो में कौन कौन सा इसमें फाइल फॉर्मेट ऐड कर सकते हैं, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, जिसमें हम स्लाइड शो करते हैं, और पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसका भी हम अलग से वीडियो लेके आएंगे, बताएंगे, पावर पॉइंट का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देंगे। पावर पॉइंट के फाइल का एक्सटेंशन .ppt होता है या .pptx होता है, ये दोनों इसका फाइल का एक्सटेंशन होता है, ठीक है।
और पावर पॉइंट में हम लोग स्लाइड क्रिएट करते हैं और स्लाइड क्रिएट करने के बाद उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। स्लाइड को शो करने के लिए F5 बटन प्रेस करते हैं। अगर करंट स्लाइड शो करना हो, करंट स्लाइड करवाना हो तो शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करते हैं। ये शॉर्टकट कमांड याद रखेंगे। और स्लाइड शो को क्लोज करने के लिए, स्लाइड को क्लोज करने के लिए हम EXC बटन प्रेस करते हैं। और पावर पॉइंट के अंदर जो स्लाइड बनाते हैं उस स्लाइड के अंदर हम JPG इमेज भी WAV माने ऑडियो फाइल जो है उसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। जिप फाइल माने ये इमेज का फाइल का एक्सटेंशन दोनों, ये ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है। इस सारे को हम जो है ना पावर पॉइंट के स्लाइड में अटैच कर देते हैं। इसका जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर, इसमें सबसे फास्ट कंप्यूटर कौन है? तो आप समझ रहे हैं कि सुपर कंप्यूटर साइंटिस्ट के द्वारा इन्वेंशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जो बहुत ही फास्ट सुपर कंप्यूटर होता है। ठीक है, एक पलक झपकते 1 नैनो सेकेंड में लाखों करोड़ों जो है प्रोसेसिंग कर देता है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, हम लोग जो कंप्यूटर यूज करते हैं PC, ये पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप कहलाता है। नोटबुक भी वही टाइप का है, PC ही। और पर्सनल कंप्यूटर PC जो है लैपटॉप, वही माइक्रो प्रोसेसर वही चीज़ है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर कहलाता है, सबसे तेज कंप्यूटर है। देखिए कंप्यूटर का कुछ टाइप है। माइक्रो कंप्यूटर, थोड़ा सा हम बता दें, कंप्यूटर के साइज के अकॉर्डिंग, प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा होता है मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। उसके बाद होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। उसके बाद होता है सुपर कंप्यूटर, कंप्यूटर। ये सब कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर का मतलब PC हो गया, जिसका कैपेसिटी कम हो, जो पर्सनल यूज के लिए हम लोग यूज करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर हो गया। बहुत सारे माइक्रो कंप्यूटर को आपस में अटैच करके उसको रिलेशनशिप करता है, जोड़ता है नेटवर्क के माध्यम से और प्रोसेस करवाता है, एक साथ सबको डेटा भेजने का काम करता है, वो मिनी कंप्यूटर होता है। ये इसको देखने को आपको मिलेगा लैन नेटवर्क, जहाँ पर भी किया जाता है। किसी ऑफिस में ऑनलाइन एग्जाम जो होता है उसमें भी ये ऑफिस के अंदर जो ऑनलाइन एग्जाम का जो स्टूडेंट लोग एग्जाम देता है वो तो माइक्रो कंप्यूटर हो गया, और उसका हैंडल जो किया जाता है उस ऑफिस के माध्यम से वो हो गया मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर को भी हैंडल करने के लिए माइक्रो मेन फ्रेम कंप्यूटर लगाते हैं, और सुपर कंप्यूटर सारे कंप्यूटर को हैंडल कर सकता है। बहुत पावरफुल कंप्यूटर होता है जिसको साइंटिस्ट के द्वारा यूज करते हैं, सबसे फास्ट कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज पीरियोडिकली एडिंग, चेंजिंग एंड डिलीटिंग फाइल रिकॉर्ड कॉल्ड। मतलब अगर फाइल के रिकॉर्ड को ऐड करना हो, चेंज करना हो, डिलीट करना हो, इसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन है रिन्यूइंग, अपग्रेडिंग, रीस्ट्रक्चरिंग, अपडेटिंग। तो देखिए अगर फाइल के रिकॉर्ड को, जैसे मान लीजिए ये फाइल है, ठीक है, ये क्या है, एक फाइल है। इस फाइल के अंदर डेटा को हम ऐड कर दिए, मान लीजिए कुछ भी आ गया, A यहाँ पर B आ गया। अब इसको क्या करते हैं, चेंज करके A को कर देते हैं C, या इसको हम डिलीट ही कर देते पूरी तरह से। तो इस तरह के सारे प्रोसेस को फाइल के ऊपर को हम कहते हैं अपडेटिंग कहते हैं। इसको हम एडिटिंग भी बोलते हैं, आप समझ सकते हैं, लेकिन एडिटिंग से सबसे अच्छा वर्ड है अपडेटिंग। ठीक है, रिन्यूइंग का मतलब हो गया कि जैसे कोई चीज़ एक्सपायर कर जाता है तो उसको हम रिन्यू करते हैं। जैसे हमारा सब्सक्रिप्शन किसी चीज़ का लेते हैं, अनअकैडमी का या कोई भी अदर सब्सक्रिप्शंस को हम लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, उसको ख़त्म हो जाने के बाद उसको रिन्यू करवाना पड़ता है वापस फिर से। अपग्रेडिंग का मतलब होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो टेक्नोलॉजी होता है उसको बदल के, चेंजेज करके, उसमें इन्हांसमेंट बढ़ा के, उस एक नया इन्वायरमेंट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को बदलना अपग्रेडिंग कहलाता है। इसी अपग्रेडिंग के माध्यम से ही तो क्या होता है कि इतना विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से विंडोज़ का विंडोज 7 है, विंडो 8 है, विंडो 8.1 है, विंडो 10 है, विंडो 11 है, इस तरह से जो ऑपरेटिंग सिस्टम का इन्हांसमेंट वर्जन चेंजेज हो गया वो अपग्रेडिंग के ही माध्यम से हुआ। और ये स्ट्रक्चरिंग का मतलब स्ट्रक्चर को बदल देना, चेंजेस करना। एक तरह इस तरह से मान लीजिए कि एक सर्कल बना दिए, रेक्टेंगल बन गया, स्क्वायर बना, इसको बदल के चेंज कर, तोड़ के जो है ये अलग शेप में दे दिए, शेप चेंज कर दी, वो रीस्ट्रक्चरिंग हो गया। तो इसका जवाब हो जाएगा अपडेटिंग। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज शॉर्टकट कमांड टू ऐड हाइपरलिंक इन MS वर्ड। देखिए MS वर्ड के अंदर हाइपरलिंक क्या होता है, हाइपरलिंक का मतलब होता है कि कोई भी मान लीजिए पेज है, इस पेज के अंदर हम कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन जो इस पेज पर हम दिखा नहीं पा सकते हैं, उसका डिटेल्स, तो उस डिटेल को किसी अलग फाइल में रख के और उसको क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको लिंक बना देते हैं।
और लिंक पर जब लोग क्लिक करता है तो वो दूसरे पेज पर पहुंच के उसका डिटेल रीड कर पाता है, उसी को हाइपर लिंक कहते हैं। और MS वर्ड के अंदर हाइपर लिंक बनाने के लिए कंट्रोल के साथ के प्रेस करना है। कंट्रोल के साथ के प्रेस करेंगे तो वहाँ से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा और उसमें पूछेगा किस चीज़ को आपको लिंक करना है, वो लिंक का एड्रेस डालिए, URL डालिए और वहाँ से क्लिक करके ओके करते हैं तो वह लिंक ऐड हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+K। Ctrl+H करते हैं रिप्लेस करने के लिए। रिप्लेस करने के लिए मतलब कोई चीज़ है उसको बदल के कोई दूसरा चीज़ देते हैं तो वहाँ पर रिप्लेस कहलाता है। तो उसके लिए हम Ctrl+H की मदद लेते हैं, जिसमें एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, उसमें पहला ऑप्शन है फाइंड इन और फिर रिप्लेस, माने किसको रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, वो चीज़ वहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल होता है तो हम अब देते हैं। Ctrl+F जो है ये किसका इसका यूज करते हैं फाइंड के लिए, ठीक है। और Ctrl+L जो है इसका कोई यूज नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट ए टाइम इज कॉल्ड, मतलब एक से ज़्यादा एप्लीकेशन को एक समय में रन करने के कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग कहते हैं। मैं थोड़ा सा बता दूं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। OS इस देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह का था, एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में था लाइनेक्स, यूनिक्स, ठीक है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम जो कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता था, इसको कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। और मल्टी यूजर को ही हम लोग मल्टीटास्किंग कहते हैं, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। अभी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज, एंड्रॉइड, iOS, ठीक है। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है मल्टीटास्किंग कॉन्सेप्ट जो एट ए टाइम बहुत सारा काम को परफॉर्म कर सकता है। जैसे मान लीजिए अभी हम वीडियो को ये शूट कर रहे हैं तो इसमें क्या है, वेब कैम भी जुड़ा हुआ है, हम जो लिख रहे हैं वो भी शो हो रहा है और साथ से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को भी ये दिखा पा रहा है। तो तीन काम एक साथ परफॉर्म ये कर रहा है कंप्यूटर, तो कहीं ना कहीं ये कंप्यूटर क्या है, मल्टीटास्किंग है। तो यही चीज़ है, इसका जवाब हो जाएगा मल्टीटास्किंग। मल्टी यूजर कंप्यूटिंग जो है ना वो इंटरनेट का मतलब हो गया, तो वो चीज़ यहाँ नहीं है। इसका जवाब फंसेंगे नहीं आप, मल्टीटास्किंग लगा के आएंगे। अगला देखिए थोड़ा सा और भी ऑप्शन देख ले। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, माने जावा जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप होता है, जिसमें कुछ वर्किंग करवाने के लिए उसमें छोटे छोटे मॉड्यूल पर बेस्ड जो प्रोग्रामिंग काम करता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। हम इसका भी आगे भी डिटेल बताएंगे। और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब बहुत सारा एप्लीकेशंस है, उस एप्लीकेशन को एक टाइम के अकॉर्डिंग शेयर करके हम उसको परफॉर्म करवाते हैं काम। लेकिन टाइम शेयरिंग में प्रॉब्लम हो जाता है। मान लीजिए किस 5 एप्लीकेशन हम ओपन करके रखे हैं, पाँचों को इक्वल टाइम कन्वर्ट कर दिए हैं। अगर कोई भी एप्लीकेशन छोटा है तो वो कम समय में भी कर लेगा, लेकिन कोई बड़ा है तो उसको भी वो सेम टाइम दे के रखे हुए हैं। तो वो टाइम ये यहाँ पर क्या है, अगर जिस एप्लीकेशन को छोटा है तो उसको वहाँ पर तो सेम टाइम दे दिए हैं सबको। अब वहाँ पर क्या होगा कि वो कम समय में कर लेगा, लेकिन बाकी समय वो कंज्यूम करके रखेगा। तो उसको ऐसा करके दूसरे को भी दे के जो बड़ा है उस पर काम कर ले, तो टाइम सेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, पैरेलल पोर्ट कनेक्ट। पैरेलल पोर्ट जो देखे थे आप, इतना चौड़ा टाइप का था पैरेलल पोर्ट, ये ठीक है, छोटा वाला नहीं। थोड़ा सा अगर हम पीछे चल के मदरबोर्ड दिखा दे, ये देखिए ये मदरबोर्ड में यही है पैरेलल पोर्ट, ये थोड़ा सा चौड़ा टाइप का है। इसी मदरबोर्ड से हम लोग क्या क्या कनेक्ट करते हैं वही पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए पैरेलल पोर्ट से जुड़ा होता है, प्रिंटर जुड़ा होता है और माउस जुड़ा होता है, ये दोनों जुड़ा होता है। इसका जवाब हो जाएगा ए और बी। और USB पोर्ट से हम लोग माउस को अटैच करते हैं, ठीक है। पैरेलल पोर्ट सेम डायरेक्शन में डेटा को भेजने का काम करता है, तो प्रिंटर और स्कैनर दोनों पैरेलल पोर्ट से जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच डिवाइस इज सेंसेज इन्वेंट्री डेटा स्पेसिफाइड इन बार कोड रीडर, मतलब इसमें से कौन सा इन्वेंट्री डेटा है जो बार कोड रीडर को कोड को रीड करता है। देखिए माउस इनपुट डिवाइस है, सिंपल हम लोग पॉइंट करने के लिए इसको यूज करते हैं। ये क्या है, माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है। लाइट पेन हम जो हम लिख पा रहे हैं ये लाइट पेन ही है, और इससे ये क्या होता है, लिखने का काम करता है। जॉयस्टिक जो है इसको एक तरह का हैंडल टाइप का होता है, जो क्या करता है, ये जॉयस्टिक जो है इसको गेम खेलने का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है बार कोड को रीड करने के लिए होलोग्राफ का यूज करते हैं। ये होलोग्राफ होता है सेंसर जो वो बार कोड को रीड करता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन आपको जितना दिख रहा है ये ऑप्शन के अंदर, ये सारा का सारा जो है इनपुट डिवाइस है, ये भी मैं बता दूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। The devices connected to which type of port could only receive data
एंड कुड नॉट सेंड डेटा टू द कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर से वैसा डिवाइस जो डेटा सिर्फ रिसीव करता हो, मतलब ऐसा मान लीजिए यहाँ डिवाइस लगा हुआ है जो रिसीव कर रहा है लेकिन ये डेटा को दे नहीं रहा है, माने ये डेटा को वापस कंप्यूटर को नहीं दे रहा है, तो वैसे डिवाइस किस पोर्ट से जुड़े होते हैं, तो वो होता है पोर्ट पैरेलल पोर्ट। जैसे प्रिंटर, यहाँ से प्रिंटर जुड़ा, प्रिंटर क्या देगा इसको, प्रिंटर इससे जुड़ा हुआ है और ये इसको दिया प्रिंट, ये प्रिंट करके आराम से डेटा दे दिया, ये वापस उसको भेजता नहीं है, तो वो पैरेलल पोर्ट से ही जुड़ा होता है। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज का ये आखिरी क्वेश्चन है और देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 20, रैम क्या है। तो रैम के बारे में आप पता है कि रैम एक रैम जो है ना वोलाटाइल मेमोरी है। रैम जो है एक वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब होता है इसके अंदर का डेटा तब तक सुरक्षित है जब तक इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई जारी है। अगर इलेक्ट्रिक क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो इसके डेटा रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम रैम का इस्तेमाल करते हैं। रैम को वर्किंग मेमोरी कहते हैं। रैम के कारण ही कोई एप्लीकेशन रन हो पाता है, यूज हो पाता है, यही रैम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, और टेम्प्रोरी, रैम टेम्प्रोरी ही होता है, जब तक पावर है तब तक रहेगा, कंप्लीट खत्म हो जाएगा। मेमोरी बिल्ट फ्रॉम अ सिलिकॉन चिप, रैम को सिलिकॉन चिप से बनाया जाता है। डेट इज यूज टू स्टोर प्रोग्राम, जो स्टोर करता है प्रोग्राम। एंड डेटा टेम्प्रोरी, जो डेटा टेम्प्रोरी उसका होता है वाइल दे आर बीन प्रोसेस, जब प्रोसेस कर रहा होता है तो टेम्प्रोरी काम कर रहा होता है। इसका जवाब ये सही है। इज एक्रोनम फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी ही होता है। तो ऑप्शन नंबर भी सही है। अगला है रिड्यूसली असाइन मेमोरी, नहीं, तो ये इसका ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए और बी दोनों सही। ठीक है, रैम टेम्प्रोरी है, सिलिकॉन चिप से बना होता है। उसके बाद इसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, इसको वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज का डिस्कशन यहीं समाप्त करते हैं। आज के उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन सारा समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट रहता है ना, आप फीडबैक कीजिए, कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, उसको हम अगली वीडियो से सुधार जरूर करेंगे, क्योंकि आप लोग ही बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है इस वीडियो में और क्या एक्सप्लेनेशन हम जो बता पा रहे हैं आपको सही से समझ में आ पा रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप इस चीज़ को बताते हैं तो हम अगली वीडियो से और इन्हांसमेंट करेंगे। ठीक है, तो आप इस चैनल को जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहे। थैंक यू दोस्तों।